स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज हम करेंगे अपना प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस, जो कि आपका 11 नवंबर 2019 का हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी दिन का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो आज हम हर एक क्वेश्चन को पार्ट बी के 100 क्वेश्चंस को एकदम डीपली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, आपके क्या उन ऑप्शंस के मतलब थे, प्लस किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी एनालिसिस कैन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड बी क्लासिफाइड। संचयी रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड है वो कौन से टाइप का टेस्ट है। आपको ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आपको मैंने दो प्रकार के टेस्ट पढ़ाए थे, कार्ड पढ़ाए थे। एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इन दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो उसमें से आपको बताना है कि क्यूमुलेटिव कौन से प्रकार का है। अब क्यूमुलेटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ये वो रिकॉर्ड होते हैं जो टीचर अपने पर्सनल यूज के लिए रखती है, जहां पर वो बच्चे के बारे में सब चीजें रिकॉर्ड करती है। मतलब बच्चे ने किस दिन होमवर्क किया, किस दिन होमवर्क नहीं किया, किस दिन वो लेट आया, जो अपना खुद वो इनफॉर्मल रिकॉर्ड बना रही है, जो कि फॉर्मल नहीं है। क्या जो फॉर्मल नहीं है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए, आपको ए ऑप्शन में दिख रहा होगा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट और पर्सनल मेथड। अब जो चीजें फॉर्मल नहीं है, यानी कि जो इनफॉर्मल है, वो जाहिर सी बात है वो सब पर्सनल में आएंगी। तो आपका जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है वो है आपका पर्सनल मेथड, या फिर आप कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर हो जाएगा बच्चों ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is not a common characteristic of extrovert according to Carl? आपको मैंने कार्ल जंग के बारे में पढ़ाया था। इन्होंने पर्सनालिटी दो प्रकार की बताई थी हमें। एक बताई थी इन्होंने इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, और दूसरी बताई थी इन्होंने एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाह्यमुखी। इसमें से आपको पूछा गया है कि एक्सट्रोवर्ट के अंदर कौन सी चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नॉट। ये चीजें क्वेश्चन रीड करते हुए बहुत ध्यान से देखना कि क्या पूछा है, नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, यानी कि जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी होते हैं वो बहुत लचीले, फ्लेक्सिबल मतलब कि किसी के साथ इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये एक दूसरे से घुलना मिलना पसंद करते हैं। हमें बताना है जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है टू लाइक वर्किंग विद अदर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये लोग होते हैं घुलना मिलना पसंद करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं बच्चे वो बाहर खेलना कूदना या स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेले में बैठ के बुक्स रीड करना ये सब चीजें पसंद करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट के हिसाब से ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इजीली हमें पता चल गया एलिमिनेशन का यूज करके, बचा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होना है। लेकिन देखेंगे ऑप्शन डी है क्या। ऑप्शन डी है लीनिंग टुवर्ड्स एंजाइटी। ये लोग ज्यादातर चिंता की तरफ रहते हैं। चिंता में बच्चों ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोग रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहते हैं, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जल्दी से परेशान नहीं होते हैं। तो जो आंसर हम ढूंढ रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बिलीफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर रिगार्डिंग एजुकेशन। आपको बताना है कि निम्नलिखित जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से शिक्षा के बारे में क्या सही बात है, उन्होंने शिक्षा को लेके क्या बात कही थी। ऑप्शन ए है
कि जो पढ़ाने का माध्यम, जो मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो हमेशा से इंग्लिश के खिलाफ थे कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को प्रमोट नहीं करना है, एजुकेशन होनी चाहिए हमारी जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं उनको लेके, हमारी जो मदर टंग है उनको लेकर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो देखिए हमारा गलत हो गया यहाँ पे। चलिए बाकी देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि नेचर जो है वो रिचेस्ट सोर्स है नॉलेज का, यानी कि जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलेगा वो है प्रकृति। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर मानते थे कि प्रकृति में बच्चों को सीखने दो तो बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीखता है, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल्स भी इसी तरीके के ओपन किए थे। ये बात सही है रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज शुड प्ले अ सेंट्रल रोल इन एजुकेशन, कि आपको जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बच्चों की रचनात्मक जो गतिविधियां हैं, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी बच्चा नेचर में रह के चीज़ों को सीखता है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is are types of curriculum? इनमें से कौन से करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार है? ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सेकेंड है कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड। अब आप देखो बच्चों, जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड और कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड है दोनों ही करिकुलम के एक तरीके के हिस्से होते हैं, टाइप होते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम आपके वो होते हैं जहाँ पर जो भी टीचर की एक्टिविटी यानी कि जो शिक्षक गतिविधि कराएगा प्लस आपका जो भी इवैल्यूएशन होगा, सब चीज़ें आपकी किस हिसाब से प्लान होती हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका विषय क्या है, इसके हिसाब से आपकी सारी चीज़ें प्लान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड। कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो क्या सीख सकता है, व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू डू। बच्चे जो चीज़ें सीखने में सक्षम है हम उसी हिसाब से अपना करिकुलम पूरा प्लान करते हैं। तो ये दोनों ही आपके करिकुलम के प्रकार होते हैं। कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड को आप बच्चों एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपका एग्जाम में कॉम्पिटेंसी की जगह एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर सेम बात हो रही है। क्लियर है? तो आपके ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकेंड दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which of the following types of children are in danger for boycotting the Indian system of education? आपको बताना है कि कौन से प्रकार के बच्चे डेंजर में होते हैं जिनको एजुकेशन से वंचित किया जाता है। अब आप ये चीज़ अगर छोड़ दो, बॉयकॉटिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि वो कौन से बच्चे हैं जो डेंजर में हैं या फिर वो कौन से बच्चे हैं जो कि डिसएडवांटेज में है एजुकेशन को लेके। तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ श्रेणियाँ बताई थी जिसमें आपको डिसेबल्ड चिल्ड्रन और गर्ल्स दोनों के बारे में मैंने पढ़ाया था कि डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं यानी जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो लड़कियां हैं, दोनों को ही कहीं ना कहीं एजुकेशन से आज भी दूर रखा जाता है किसी किसी जगह पर। तो ये दोनों ही प्रकार के बच्चे डेंजर में हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ तो कोई मुश्किल नहीं लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106। Which of the following characteristics of community influence education? इनमें से कौन सी विशेषताएं समुदाय की इन्फ्लुएंस करती हैं एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन पर प्रभाव डालती हैं? पहला है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है कि उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। अब आप देखें किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी है उसका एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके एरिया में एक स्कूल है जहाँ पर आपके एरिया में सिर्फ और सिर्फ, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 बच्चे स्कूल में जाएंगे। या फिर मैं आपका एग्जांपल लूँ, एक स्कूल है आपके एरिया में और आपके वहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो है 5 लाख, तो 5 लाख बच्चे जाएंगे। तो बताइए क्या इस चीज़ का एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा इसका फर्क। ठीक है, अगला है ऑक्यूपेशनल पैटर्न कि कम्युनिटी में किस प्रकार के लोगों का काम है, ज़्यादातर लोग किस काम से बिलोंग करते हैं। अगर ज़्यादातर लोग लेबर क्लास के हैं
तो उसका एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा, वो ज़्यादातर अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं। बच्चे कुछ हैं जो एग्रीकल्चर के वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी ज़्यादातर अपने बच्चों को स्कूल कम भेजते हैं, खेतों में काम करवाते हैं। या फिर आप देखेंगे जो साइड होता है, आजकल तो खैर सभी भेजते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ठीक है। या फिर आप देखेंगे जो लोग हैं जो थोड़े से मतलब कि एजुकेटेड हैं, जो जिनको समझ है कि शिक्षा की कितनी ज़्यादा अहमियत है, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कौन किस प्रकार का ऑक्यूपेशन करता है, इसका फर्क एजुकेशन पर ज़रूर पड़ता है। ये दोनों सही हो गए। नेक्स्ट है कस्टम एंड ट्रेडिशन, कि जिस एरिया में, जिस कम्युनिटी में वो स्कूल है, वहाँ के आसपास किस प्रकार का ट्रेडिशन, कस्टम यानी कल्चर फॉलो होता है। वहाँ पर अगर हिंदू ज़्यादा हैं तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, मुस्लिम ज़्यादा है तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, या फिर जो भी रीति रिवाज है, इन सब चीज़ों का एजुकेशन पर फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो आपके ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपके कम्युनिटी के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to brainstorming technique, which one of the following is not one of the four principles of affixation stage? आपको बताना है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय अवस्था के 4 सिद्धांतों में नहीं है। बेसिकली आपको बताना है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है उसके हिसाब से क्या बात सही है और क्या गलत है। अब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है जो कि आप क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप बच्चों को अलग अलग प्रकार की सिचुएशन देते हैं, अलग अलग प्रकार के सवाल देते हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग सॉल्यूशंस आपको देने होते हैं। ये होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आपको बताना है कौन सा इसके प्रोसेस से रिलेट करता है या नहीं करता है, या फिर इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला है हिचकिंग परमिशन। हिचकिंग परमिशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये चीज़ अलाउड होती है कि पहले सपोज आपने कोई प्रीवियस नॉलेज है, किसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको कुछ आता है, तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल नए कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो हिचकिंग परमिशन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव कंडीशंस डेवलप, कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो रचनात्मक स्थितियों का विकास होता है। अब देखो, रचनात्मक स्थितियों का विकास नहीं होता है, यहाँ पर क्रिएटिविटी का ही विकास होता है। और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है वो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए की जा रही है, तो ये इसके प्रिंसिपल के अंदर नहीं आएगा। तो हम जो आंसर ढूंढ रहे थे वो तो हमें मिल चुका है, लेकिन हम बाकी दोनों ऑप्शन भी समझेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है अपने क्वेश्चंस के साथ साथ जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर कर सकते हैं उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आज हम अपने इस पेपर से क्लियर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी है क्रिटिसिज्म इज अवॉइडेड। जब भी आप बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक कराते हैं तो बच्चा चाहे सही उत्तर दे या फिर गलत उत्तर दे, आपको उन्हें रोकना नहीं है कि तुम्हारा गलत है, क्योंकि जहां पर आप बार बार बच्चे को टोकोगे तो बच्चा आगे नए रूप से सोचना बंद कर देगा। ठीक है, और अगला है फोर्स टू बी फेवरिश फ्रीली, यानी कि बच्चे को अजीब गरीब वाइल्ड तरीके के आइडिया सोचने दो। जितना ज़्यादा बच्चा वाइल्ड सोचेगा, जितना ज़्यादा अजीब गरीब चीज़ें जो है सॉल्यूशन बच्चे आपके सामने लेके आएगा, कहीं ना कहीं उनमें से एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव निकलेगा। तो इसके हिसाब से ए, सी एंड डी आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेट करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में पूछा गया था नॉट वन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू रेज मैनी क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनमें से बताइए क्रिटिकल थिंकिंग, एंगेजमेंट, कलेक्टर या एक्सप्लोरेशन, आप किस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में आप सोचते हैं, दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में डीपली डिस्कस करते हैं, मतलब डीपली सोचते हैं, किसी से क्वेश्चंस आप नहीं पूछते हैं, ये गलत हो जाएगा। एनलार्जमेंट और कलेक्टर जैसा कुछ होता ही नहीं है। बचा आपका एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, चीज़ों को ढूंढना, और जब आप चीज़ों को ढूंढते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनके आप जवाब चाहते हैं। जैसे आपने वो अगर कार्टून देखा हो तो डोरा द एक्सप्लोरर, उसमें डोरा क्या था, एक्सप्लोर करती थी और कितने सारे क्वेश्चंस पूछते हुए चलती थी, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी डोरा के मन में। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
Which of the following elements given by Carl Jung can be described as primitive in nature and is the reservoir from which all other system emerge? आपको बताना है कि कार्ल जंग द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रकृति के आदिम के रूप में वर्णित किया जा सकता है और रिजर्वायर है जिसमें अन्य सिस्टम मिले हुए हैं। अब आपको ऑप्शन देके कुछ समझ आ रहा होगा कि ऐसा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आपको फ्रूइड के बारे में बताया था। तो बच्चों फ्रूइड के साथ साथ कार्ल जंग ने इनकी बात करी थी, कॉन्शियस ईगो, अनकॉन्शियस या फिर जो आपके सबकॉन्शियस थे, इनकी बात कार्ल जंग ने भी करी है। अब आप देखिए मैंने आपको क्या यहाँ पे, चलिए पहले क्वेश्चन को तोड़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि वो एक ऐसा पार्ट बताओ जहां से सारी चीजें निकलती हैं, यानी कि कहाँ से निकलेगी, जो चीजें सबसे नीचे होगी, सबसे नीचे यानी कि जहां पर हमारी इच्छाएं दबी होती हैं, और जहां पर इच्छाएं दबी होती हैं वो मैंने आपको पार्ट कौन सा बताया था, वो था द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं सारी वो यहाँ से निकलती है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामूहिक अचेतन, यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कोई आंसर पर्सनल अनकॉन्शियस नहीं लगाएगा क्योंकि पर्सनल अनकॉन्शियस जैसा कुछ नहीं था और अनकॉन्शियस ईगो जैसा भी कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही है, बाकी बी और डी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन के हिसाब से क्या बात सही है? ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, जो आपको अपनी बेसिक सोच का इस्तेमाल करके करना होता है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा कुछ कहीं पढ़ाया होगा, ये आपकी बेसिक थिंकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए होते हैं। पहला, एजुकेशन के हिसाब से क्या बात सही है? पहला है कि एजुकेशन जो है एनकरेज करता है इंडिविजुअल टू कन्फर्म टू द सोसाइटी, इसे समाज के अनुरूप व्यक्तित्व को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन क्या है, कन्फर्म का मतलब है ओबे करना। वर्ड मुश्किल दे दिया, क्वेश्चन मुश्किल हो गया। जो भी आपके समाज के नियम बने हैं उनको फॉलो करना सिखाता है एजुकेशन। तो आप खुद सोचिए, क्या एजुकेशन हमें ये बोलता है कि समाज ने जो नियम बना दिए हैं बस आपको वो ही फॉलो करने हैं? ऐसा तो नहीं होता। एजुकेशन के थ्रू हमें सिखाया जाता है कि आप अपने नियम बनाइए जो कि सही है, समाज के लिए आगे जाके सही होंगे, ना कि जो समाज के नियम बने हुए हैं आप उन्हें मानिए। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, इट एनकरेज द पर्सन टू लिव इन नेगेटिव हार्मनी इन सोसाइटी। ये बोलता है कि एजुकेशन हमें सिखा रहा है कि आप सोसाइटी के साथ मेल जोल बना के मत रहो। अब एजुकेशन तो ऐसा नहीं सिखाएगा कि भैया लड़ाई करो, मिलजुल के मत रहो। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर प्रीपोजिशंस आर करेक्ट? आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से आपके स्टेटमेंट गलत सही है। पहला ऑप्शन है नेगेटिव एनालिटिकल कॉन्ट्रडिक्टरी। आप एक सेकंड, क्वेश्चन है यहाँ पर नेगेटिव एनालिटिकल प्रीपोजिशंस आर कॉन्ट्रडिक्टरी, ऑप्शन ये है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सिंथेसाइज्ड प्रीपोजिशंस आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बच्चे आपको सही है। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अभी फिलहाल इसको पढ़ाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? आपको बताना है कि एजुकेशन का जो राइट टू एक्ट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला, स्कूल फीस ले सकती है। क्या स्कूल राइट टू एजुकेशन के हिसाब से फीस ले सकती है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है, और जब एजुकेशन फ्री है तो भैया फीस किस बात की? तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, स्कूल कैन इम्प्लीमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडमिशन। स्कूल टेस्ट ले सकती है एडमिशन करने के लिए, अगर कोई बच्चा टेस्ट में फेल होता है तो ऐसा एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि राइट टू एजुकेशन में ये चीज़ बोली गई है कि आप किसी भी बेसिस पर बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे, चाहे कोई टेस्ट लेना हो, चाहे उसके पास कोई एज का सर्टिफिकेट है या नहीं है,
चाहे वो पहले उस क्लास में फेल हुआ है या नहीं हुआ है, आप किसी भी बेसिस पर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 113, डैश इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी। एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय क्या है? अब देखिए मेरी एक्टिविटीज क्या है, मेरा आपको पढ़ाने की एक्टिविटीज क्या है, वो मेरा स्टेट है, वैल्यू है, स्टैंडर्ड है या रोल है। अब ध्यान से देखिए, बेसिक क्वेश्चन है एक तरीके से, आप क्या एक्टिविटीज कराएंगे, क्या आपका रोल है। ये सेम बात है कि आपका क्लास में क्या रोल है, और जिसका जो रोल होता है वो उसी हिसाब से एक्टिविटीज कराता है। जैसे मेरा रोल है आपको सारा कोर्स कंप्लीट कराना, डिटेल में कराना, आपकी प्रैक्टिस कराना, तो यही मेरी एक्टिविटीज के अंदर भी आएंगी। तो जो आपका आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एग्जाम of PASI test of creativity under testing techniques in creativity evaluation। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा PASI टेस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्रिएटिविटी में ना आपका एक टेस्ट है PASI टेस्ट, जो कि आपके दो चीज़ों को मापता है। ये मापता है कि कोई भी आइडिया कितना ज़्यादा ओरिजिनल है, या फिर ये मापता है इलेबोरेशन को, यानी कि आप किसी भी अपने आइडिया को कितना ज़्यादा इलेबोरेट करके आप अपनी क्रिएटिविटी को कितना बढ़ा के किसी इंसान को दिखा सकते हैं। PASI टेस्ट आपका इन दो चीज़ों के बारे में बताता है। अब ओरिजिनल के अंदर आपका तो यहाँ पर गिवन नहीं है। देखिए इलेबोरेशन यहाँ पर गिवन है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है जो कि पार्ट नहीं है, तो इलेबोरेशन तो आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी और डी ऑप्शन देखते पहले, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट और अनयूजुअल यूज टेस्ट, ये दोनों ही आपके PASI टेस्ट का पार्ट होते हैं, लेकिन जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है ये आपका PASI टेस्ट का पार्ट नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर आप बच्चों को सिचुएशन दे देंगे और देखेंगे कि उसका फर्क बच्चे पर क्या पड़ता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनयूजुअल यूज टेस्ट, आप बच्चे को बोलेंगे ये एक पेन लो और आप इसके कितने अजीब गरीब इस्तेमाल कर सकते हो वो मुझे बताओ। तो ये सब आपके क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं PASI टेस्ट के। अब बच्चों को क्या कंफ्यूजन होगी, मैम आपने तो क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ाया था, तो ये क्यों नहीं है। वो जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट है, PASI टेस्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में नहीं जांचते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 20 के हिसाब से आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC/ST हैव बीन प्रोटेक्टेड। आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत SC/ST के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है, आपका जीके से भी रिलेट करता है ये। ठीक है, आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46 आर्टिकल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम पार्ट बी की भी अपनी एक जीके होती है, जहाँ पर हम यूनिट्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सेक्शन वहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 12 फंडामेंटल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव प्रिंसिपल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सिद्धांत के अनुसार 12 मूल गुण में से एक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर आपको 12 जो आपकी क्वालिटीज होती है वो गिवन होती है, जिसके अंदर आपका इनकर्टसी भी आता है, इवेल्युएशन भी आता है, मैडनेस भी आता है, लेकिन जो इनसेंसिटिविटी होता है बच्चों, वो आपका क्वालिटेटिव प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। आपको यही चीज पूछी थी, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। Which of the following are transmitted to the students in the process of education and socialization? जब भी बच्चों को एजुकेशन के थ्रू और सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण सिखाया जाता है, तो क्या क्या बच्चा इसके थ्रू सीखता है। पहला होता है सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की मतलब हमारा समाज किस तरीके से बटा हुआ है। सोशल हायरार्की और सोशल स्ट्रैटिस्फिकेशन, आपको जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दिख रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि समाज कितने वर्गों में बटा गया है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन के थ्रू पता चलती हैं, और जब हमें सोशलाइजेशन सिखाया जाता है
तो भी हमें ये चीज़ बताई जाती है कि देखो अमीर गरीब होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों तक इसके थ्रू पहुंच ही जाती है। और अगला है इनहेरेंट इनक्वालिटी, कि हमारे समाज में कितना भेदभाव चल रहा है, कि मैं अमीरों को अलग पक्ष में देखा जाता है, गरीब को अलग नज़र से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही चीज़ है जो कि एजुकेशन और सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चों को सीखने के लिए मिलती है। क्योंकि हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे, जब हम उनके बारे में बताएंगे। अगर बच्चों को इनके बारे में पता ही नहीं है तो सिखाओगे क्या? तो हमने उनको बताया तो उनको तो सीखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ भी होता है समाज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज। आपको बताना है इनमें से कौन से सामाजिकरण की एजेंसियां हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, कम्युनिटी, फैमिली, सेम ग्रुप, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कम्युनिटी मैंने आपको पढ़ाया था, सोशलाइजेशन की एजेंसी होता है, फैमिली भी होता है। सेम ग्रुप लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, सेम ग्रुप यानी कि पीयर ग्रुप भी होता है। और फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि आपका जो स्कूल होता है, ये सब चीज़ें भी आपकी सोशलाइजेशन की एजेंसी के अंदर आती है। तो जिन्होंने क्लास ध्यान से देखी है वो बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। चारों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और इंडिविजुअल मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग पर्सनैलिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैर माननीकृत या व्यक्तिपरक विधि नहीं है। अब आप देखिए, आपको दो प्रकार के टेस्ट पढ़ाए हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड और दूसरा होता है अनस्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड आपके टेस्ट होते हैं जो कि कोई फॉर्मल लोग प्लान करते हैं, यानी कि कोई एक्सपर्ट प्लान करते हैं। जैसे कि आपका DSSB का PRT का एग्जाम होगा, ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। इसको एक एक्सपर्ट पैनल बनाएगा। दूसरी तरफ होते हैं आपके अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये होते हैं जैसे बेसिकली आपकी जो टीचर टेस्ट बनाती है, एक्सपर्ट पैनल ने तो नहीं बनाया, या आपके टीचर ने कोई भी आपका क्लास टेस्ट बना लिया, आपका यूं ही क्विज लेने लगी। ये सब क्या है, आपके अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कौन सा अनस्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। इसका मतलब कौन सा पूछा है आपको, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर पूछा है, आप बताओ इन चारों में से कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन नंबर A ग्राफोलॉजी, B स्कोर कार्ड, C एनेक्डोटल और D सोशियोमेट्री। जो सोशियोमेट्री है वो टीचर प्लान करती है कि कौन सा बच्चा किसके साथ कितने अच्छे तरीके से मेल भाव कर रहा है, ये तो अनस्टैंडर्डाइज्ड हो गया आपका। एनेक्डोटल है, ये भी टीचर ही प्लान करती है, कोई बाहर से टीम नहीं आती है रिकॉर्ड बनाने के लिए कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें करी वो रिकॉर्ड करो। स्कोर कार्ड ये भी टीचर ही बनाती है, बाहर से कोई एक्सपर्ट पैनल नहीं आता है। बचा आपका ग्राफोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर आप किसी की हैंडराइटिंग को देखकर समझते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। उस टाइम लिखते टाइम वो क्या चीज़ अपने माइंड में सोच रहा था, किस तरीके का उसका उस टाइम माइंड बना हुआ था, उसने वो चीज़ लिखी। अब क्या ये चीज़ें कोई भी इंसान कर सकता है? नहीं, हैंडराइटिंग रीडिंग एक एक्सपर्ट इंसान ही कर सकता है। तो यानी कि ग्राफोलॉजी आपका एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement is are connected to the child's environment in the mother's womb? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा माँ के गर्भ से रिलेट करता है। ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या चीज़ें बच्चे पर फर्क डालेंगी या नहीं डालेंगी। पहला ऑप्शन है कि माँ ने उस टाइम पर कितनी अच्छी न्यूट्रिशन की चीज़ें खाई या नहीं खाई। अब देखिए ये चीज़ बच्चे के ऊपर ज़रूर फर्क डालेगी। अगर माँ अच्छा चीज़ खाती है तो बच्चे को भी अच्छी चीज़ ही मिलती है। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, अगर कोई डैमेज, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जब बच्चा गर्भ में ही हो, इसका भी फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो बेसिक है एकदम, सब बच्चों को इसके बारे में पता होगा। अगला है कि एक बच्चा है या कई बच्चे हैं। अब देखिए, आप जितना खा रहे हैं वो एक बच्चे को मिला, अगर आपके ट्विंस हैं या फिर आपके ट्रिपलेट्स हैं, आप उतना खा रहे तो वही चीज़ें 3 बच्चों में बढ़ जाएगी। तो इसका भी बच्चे के ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच अप्रोच ऑफ लर्निंग टीचर आर को-लर्नर विद द स्टूडेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा अप्रोच है जिसमें टीचर बच्चों के साथ में सीखता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ।
तो इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। कोलैबोरेटिव में तो बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं, टीचर को लर्नर नहीं होता। लर्नर सेंटर्ड में बच्चे को ध्यान में रख के काम किया जाता है। कोऑपरेटिव में भी बच्चे साथ में रह के काम करते हैं, लेकिन टीचर यहाँ पर गाइड करता है, टीचर को लर्नर नहीं होता। बचा आपका लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में होता है जहाँ पर ध्यान दिया जाता है क्या चीज़ सीखनी है, और जब सीखने की बात होती है वहाँ पर बच्चे और टीचर दोनों साथ में मिलकर सीखते हैं। तो क्लास में मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash are tight ship classroom where the teacher maintain a high degree of structure, manages routine tightly and uses a very few instruction strategies। आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा क्लासरूम है जहाँ पर टाइट शिप, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब कि अपनी पकड़ में रख के किया जाता है, और टीचर जो है सारी चीज़ें अपने पकड़ में करके करती है। आपको याद हो तो मैंने लास्ट जब आपको पेपर डिस्कस कराया था तो इस प्रकार का मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, और मैंने आपको ऑप्शंस के मतलब भी बताए थे। तो यहाँ पर आपको पूछा है जहाँ पर टीचर का बहुत कंट्रोल होता है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑर्डरली रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर टीचर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसलिए बोलते हैं सारा पूरा आपको सेशन देख के फिर नेक्स्ट पे आया करो, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से कहीं ना कहीं लिंक होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ टीचर आर कन्वर्जेंट क्वेश्चन। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्या होता है कन्वर्जेंट और क्या होता है डाइवर्जेंट। बेसिकली आपको बस उसको यहाँ पर रिलेट करना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट क्वेश्चन होगा। डाइवर्जेंट होता है जहां पर आप किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन सोचते हैं, और कन्वर्जेंट होता है जहां पर बस एक सॉल्यूशन सोचते हैं। पहला देखिए ऑप्शन है सिंगल करेक्ट आंसर, आप बस एक करेक्ट आंसर बताएंगे, ये तो कन्वर्जेंट का पार्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा छूट नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है फिक्स्ड करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर बताना है और फिक्स्ड। अब फिक्स्ड करेक्ट आंसर में क्या होगा, जो टीचर ने आंसर बोल दिया बस वही सही है, इसके अलावा अगर आप कोई और आंसर दोगे तो वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपको फ्रीडम नहीं मिली, तो ये भी क्या हो गया, आपका कन्वर्जेंट हो गया। और देखिए ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल में तो क्या हुआ, आपको फ्रीडम मिल गई, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड आपके दोनों ही यहाँ पर सही है, तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124, dash refers to the methodologies and environment in which learner engage in a common task where each individual found out and is accountable to each other। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसी लर्निंग है जहाँ पर सब बच्चे साथ में काम करते हैं और एक बच्चा दूसरे का अकाउंटेबल होता है। अगर कुछ गलत हो गया तो वो एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं गलती के लिए। ये चीज़ भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। सिंपल बताऊंगी, इसका आंसर आपका होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में सब बच्चे आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं और सब जो काम कर रहे हैं एक बच्चे का किया हुआ काम दूसरे पर फर्क डालते ही डालते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था और इजीली आपने कर दिया होगा आंसर, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of intelligence according to the Gardner makes it possible for individual to visualize, transform and spatial information। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि गार्डनर के हिसाब से बहुत सारे इंटेलिजेंस उन्होंने बताई थी। तो कौन सी है जिसमें बच्चा स्पेशियल यानी कि स्पेस के बारे में सोचता है, जो स्पेसेस होते हैं, जगहें होती है खाली, इजली है विजुअल स्पेशियल। बहुत ईजी आंसर था। ठीक है, यहाँ ज़्यादा डिटेल मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, टू स्टडी अ चाइल्ड वी विल हैव। अगर हम बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्वेश्चन का मतलब है जब आप बच्चे को पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। पहला है वॉचिंग हिम प्ले, कि आप उसको खेलते हुए देखिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा साइकोलॉजिकल है। आपको अगर देखिए बच्चे को जानना है तो वो खेल रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गेम खेल रहा है तो कितना वो रूल्स मानता है,
क्या वो दोस्तों के साथ कोऑपरेट करके खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहा, क्या सब चीज़ें ढंग से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे थ्रू आपके बच्चे के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग हिम डिफरेंटली, क्या बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाइए। और जब आप बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको बच्चे के बारे में जानने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी कि कौन से तरीके से बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, कहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट है, कहाँ पर बच्चा बोर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको जानने के लिए बच्चे के बारे में मिल सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आपके दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। द प्रोसेस ऑफ हैबिचुएटिंग द चाइल्ड टू रिपीट एंड मॉडिफाई एलिसिटेड एंड एमिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड, दोहराया और उत्सर्जित व्यवहार को दोहराने संशोधित करने के लिए बच्चे को आदत डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन या मैं कहूँ ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ, तो बहुत इजी है। एलिसिटेड और एमिटेड बिहेवियर, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आती है आपकी कंडीशनिंग की थ्योरी, यानी कि जहाँ पर आप बच्चों की कंडीशनिंग करते हैं कि वो आपके अनुरूप व्यवहार करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा बिहेव करें। तो एलिसिटेड और एमिटेड दोनों ही आपका कंडीशनिंग के अंदर आता है। तो अगर आपने क्लासेस देखी हैं ध्यान से तो बहुत ही बेसिक और ईजी क्वेश्चन था आपके लिए ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड एज, लर्निंग क्या है, इजीली बता सकते हैं, पढ़ाया हुआ है आपको। पहला, फुली परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, आपके बिहेवियर में चेंज आ गया परमानेंट। देखिए लर्निंग कहीं ना कहीं एक तरीके से परमानेंट चेंज ही होता है आपके। अब चाहे आपके बिहेवियर में चेंज आए वो भी लर्निंग होती है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आए वो भी लर्निंग होती है, आपने कोई हैबिट सीख ली, आपने कोई चीज़ सीखी, ये सब चीज़ें आपकी लर्निंग ही होती है। और ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपके तीनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Dash is the amount of time students actually spend on any assigned activity like working on written assignment। अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ दी है, असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट को पूरा करने के टाइम पे बच्चा कितना टाइम लगा रहा है, और एक्चुअली स्पेंड मतलब कि उसमें उस टाइम पर जो काम वो एक्चुअली में कर रहा है वो टाइम आपको बताना है। वो एक्टिविटी टाइम होगा, एंगेज टाइम होगा, लर्निंग टाइम होगा, क्लासरूम टाइम होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, उसमें बच्चा एंगेज्ड है। तो कई जगह बच्चे क्या है इसका आंसर सोचेंगे एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी का उसको ऑलरेडी असाइनमेंट मिला हुआ है, लेकिन इस एक्टिविटी को करते हुए वो एंगेज हो रखा है, वहाँ पर वो लगा हुआ है उस काम को करने के लिए। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स बेसिस ऑफ प्रिडिक्टिव स्ट्रक्चर लर्निंग, इनमें से कौन से आपके लर्निंग से रिलेट करते हैं, बेसिकली आपको ये बताना है, ठीक है। पहला है, नॉलेज इज एक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट पैसिवली, कि जो नॉलेज है उसको बच्चा खुद बनाता है, वो एनवायरनमेंट से बस नहीं ले लेता। पैसिवली मतलब पीछे बैठ के बस ले लेना, बच्चे का कोई रोल ना होना। अब देखिए चीज़ मैंने आपको बताई है कि बच्चा अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है, वो एक्टिव रोल में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, कमिंग टू नो इज अ प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन बेस्ड ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क एंड कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय इट, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बच्चा काम को सीखता है और फिर उसी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, उसकी वजह से बच्चा चीज़ें सीख जाता है। ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चा किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा वो अपने एनवायरनमेंट में उतना ज़्यादा अडेप्ट करता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a teacher decide to take efficiency based approach, what should she keep in mind? अगर टीचर चाहती है कि वो efficiency based मतलब किसके अंदर कितना सक्षम है, कौन कितना काम करने के काबिल है, अगर आपको उसको ध्यान में रख के कोई चीज़ करनी है तो आप क्या चीज़ें करोगे, ठीक है। पहला है
text media and other sources and real life content should be used for targeted skills, कि आपको जो भी चीज़ के बच्चे की टेस्ट करनी है, फिर बच्चे को जो भी चीज़ सिखानी है, उसके लिए आप टेक्स्ट मीडिया हर तरीके का रिसोर्स यूज़ करोगे जो कि रियल लाइफ से रिलेट करता हो। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब तक आप वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करोगे बच्चे को सिखाने के लिए, तो आपको कितना पता चलेगा कि बच्चा कितना ज़्यादा सक्षम है या नहीं है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि बच्चा खुद से चीज़ें सीखे, क्योंकि जब बच्चा खुद से चीज़ें सीखेगा तो उससे पता चलेगा हमें कि बच्चा कितना ज़्यादा सक्षम है या नहीं है चीज़ों को सीखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ऑप्शन आपके इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर नंबर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट मेथड की लाभ है, बेनिफिट है। पहला है द लिस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली एंड नो परसुएशन इज रिक्वायर्ड टू एंटाइज द स्टूडेंट टुवर्ड लर्निंग, कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है और बाद में बच्चे को कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो मतलब आप मुझे बताओ क्या बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता इसमें? बच्चे का ही तो रोल होता है प्रोजेक्ट मेथड में, सारी चीज़ें तो बच्चा ही करता है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, इससे बच्चे को हम हेल्प करते हैं फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है हमारा, वहाँ पर हम बच्चों को रियल लाइफ से रिलेट करती हुई एक्टिविटीज़ कराते हैं, और जब भी हम रियल लाइफ से रिलेट करती हुई एक्टिविटीज़ बच्चों को कराएंगे तो वो भविष्य के लिए उसे प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लैंग्वेज में बी अंडरस्टूड एज, लैंग्वेज क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहला एक संसाधन है कम्युनिकेशन का, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक लैंग्वेज नहीं होगी हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगला है लैंग्वेज के अंदर ग्रामर और डिक्शनरीज आते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लैंग्वेज में आपको ग्रामर का यूज़ करना होता है, डिक्शनरीज भी लैंग्वेज के अंदर आती है। अगला है लैंग्वेज बस एक ऐसा माध्यम है जिससे आप जॉब ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जॉब लेना लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट अ पॉजिटिव अप्रोच इन सोसाइटी फॉर डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है विविधता को लेकर। अगर आप अपने समाज में डाइवर्सिटी, किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड आप चीज़ें अलग अलग बहुभाषिकता है, उसको कह लो मल्टीलिंगुअलिज्म, इसको आप फैलाना चाहते हैं, तो कौन से से रिलेट करेगा कि ये हाँ उसके हिसाब से सही है। पहला ऑप्शन कि नागा पीपल है वो जब एक साथ होते हैं तो वो उसी भाषा में बात करते हैं, और जब वो दूसरों के साथ होते हैं वो तो नगमीज भाषा में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज का यूज़ हुआ। अब ऐसा नहीं कि वो दूसरों के साथ भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे, नहीं, तो ये डाइवर्सिटी से रिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात करेक्ट है। अगला है गोवा में जो पीपल है वो मराठी और कोंकणी के पर फाइट करते हैं, मराठी महान कोंकणी महान। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्सिटी तो हो ही नहीं रही, यहाँ पर तो बस एक को फैलाने की बात हो रही है, गलत हो जाएगा। अगला है मराठी और कन्नड़ा के बीच में बेलगाम में लड़ाई है कि मराठी अच्छी है कि कन्नड़ा अच्छी है। अब यहाँ पर भी देखिए लैंग्वेज को डाइवर्सिफाई की बात नहीं हो रही है, विविधता की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो बेसिकली इन दोनों ऑप्शन में किसी भी एक लैंग्वेज को सुप्रीम बनाने की बात हो रही है। तो आप देखिए सेकेंड एंड थर्ड दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 135, we speak differently to different person about one subject, such as we do not talk to our parents about what happened in school the same way as we speak to our friends. What factor of language is influential here? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है, सपोज आपके स्कूल में आज आपके एक फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आप घर पे आके क्या बोलोगे कि मम्मी आज पता है मेरे फ्रेंड से ना मेरी लड़ाई हो गई थी, उसने मुझे आज ऐसे ऐसे बोला। और अगर आपको सेम चीज़ आपको अपने किसी ट्यूशन के फ्रेंड को बतानी तो कैसे बताएंगे, अरे यार तुझे पता है आज तो मैंने उसके धक्के दे दिया था, इतनी लड़ाई हो गई थी। तो क्या हुआ, आपने सेम बात जो है दो अलग अलग लोगों को बताई, लेकिन दो अलग तरीके से बताई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा है
कि यहाँ पर लैंग्वेज का कौन सी चीज का फर्क पड़ा। पहला साइकोलॉजिकल, दूसरा सोशल, तीसरा एनवायरमेंटल और अगला है स्ट्रक्चरल। अब देखिए आपने क्या कहा, लैंग्वेज में यहाँ पर आपने माता पिता के साथ अलग तरीके की भाषा का प्रयोग किया और दोस्तों के साथ अलग तरीके की भाषा का प्रयोग किया। तो क्या किया आपने, अपने लैंग्वेज का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। वहां पर स्ट्रक्चर कुछ और था, दोस्तों के साथ स्ट्रक्चर कुछ और था। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट इसका आंसर मत लगाना कि भाई सोसाइटी से रिलेट करते हैं। स्ट्रक्चरल होगा क्योंकि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज जो बनी हुई है उसका रूप अलग है दोनों जगह। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, which imitative behavior model is concerned with suppression of deviant behavior usually as a result of seeing the model punished for engaging in the same behavior। अगर आपने क्वेश्चन अपने लास्ट पेपर डिस्कशन देखा है तो वहां पर मैंने आपको ये चारों बताए थे। अब आप देखिए वहां पर कुछ और ऑप्शन आंसर था, यहाँ पर किसी और ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। क्वेश्चन में पूछा है जहां पर कोई चीज, कोई बिहेवियर, कोई पर्सन करना बंद कर देता है। सप्रेस का मतलब दमन करना, बंद कर देना। और आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो इनहिबिटरी एस्पेक्ट होता है, जो निरोधात्मक प्रभाव होता है, यहाँ पर कोई पर्सन किसी भी बिहेवियर को करना बंद कर देता है। और डिसइनहिबिटरी में होता है कि जिस चीज को आपने करना बंद कर दिया है आप उसी चीज को दोबारा से करने लग जाए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनहिबिटरी बंद कर दिया और डिसहिबिटरी जो बंद किया था वो दोबारा से चालू कर दिया। तो आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द काउंटिंग प्रोसेस। जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर कितने स्टेप होते हैं? तो बच्चों इसके अंदर आपके 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप कौन से? सपोज आपको इन बॉल्स को काउंट करना है, ठीक है, ये कितने बॉल्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आप हर एक बॉल को एक नंबर दे दोगे ताकि ये एक सीक्वेंस में आ जाए। मैंने इनको नंबर दे दिया 1 to 7। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप टोटल में देखोगे कि टोटल कितनी है, ये टोटल कितनी है, ये 7 है। तो आपके काउंटिंग में 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, मैथ्स पेडागोजी से आपका रिलेट करता था। क्वेश्चन नंबर 138, which of the following cooperative learning activities and models are used by teacher in the classroom। आपको कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ाया है जहाँ पर बच्चे आपस में मिलकर सीखते हैं। आपको बताना है कौन सा कोऑपरेटिव से रिलेट करेगा। पहला है मास एक्सप्लोरेशन, जहाँ पर मास यानी कि इकट्ठे मिलकर चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ये इकट्ठे मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये कोऑपरेटिव से रिलेट करेगा ही करेगा। अगला है जिग्सो। अगर आपने देखा होगा कि जिग्सो पजल्स होती हैं, आपने क्या देखी है, मतलब कुछ इस प्रकार के, अगर मैं बना पाऊँ तो इस प्रकार के कुछ पजल्स होती हैं आपकी। ये अगर आपने देखे तो इन टाइप की पजल्स को हम बोलते हैं जिग्सो पजल। जिग्सो पजल में क्या होता है कि आपको उन पजल्स को एक साथ जोड़ना होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वहां पर भी सारे आपस में मिलकर काम करते हैं। और जिग्सो पजल भी क्या है, यहाँ पर सब चीज़ों को आपको इकट्ठा करके काम करना होता है। अब देखिए कितने इजीली हमने रिलेट कर लिया कि हाँ जिग्सो भी इससे रिलेट करेगा। अगला है अचीवमेंट डिवीजन ऑफ स्टूडेंट टीम। आप बच्चों की टीम बना दीजिए और जहाँ पर भी टीम बनेगी यानी कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो ये भी कोऑपरेटिव का पार्ट होगा। यानी कि तीनों ही यहाँ पर आपके सही है। कितना इजीली हमने कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लिया जो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नया बनाया था अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग का क्या गोल है? बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पढ़ाया जा चुका है लर्निंग के बारे में। लर्निंग का क्या गोल होगा कि सेल्फ लर्निंग हो, बच्चा खुद से लर्निंग कर सके। बात बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इजी। अगला है बी रिच एंड सक्सेसफुल, कि बच्चा जो है सिर्फ और रिच और सक्सेसफुल बने। क्या सिर्फ और सिर्फ रिच और सक्सेसफुल बनना लर्निंग होता है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है लर्निंग। लर्निंग इससे बहुत ऊपर है, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि लर्निंग भी हो असेसमेंट भी हो, ये बात सही है क्योंकि लर्निंग के अंदर ये भी आता है कि बच्चा खुद से लर्न करना सीख जाए।
साथ ही में ये चीज़ भी आती है कि जो बच्चे ने चीज़ें सीख ली हैं, बच्चे खुद उनका आकलन भी कर सके कि जो चीज़ें मैंने सीखी वो कितनी हद तक सही थी और कितनी हद तक गलत थी। तो यहाँ पर आपके सी एंड डी मतलब कि बोथ लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is are characteristics of lecture method? इनमें से कौन से लेक्चर मेथड से रिलेट करते हैं? आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो जल्दी से सब बच्चे इजीली आंसर कर सकेंगे। पहला ऑप्शन है कि लेक्चर मेथड में टीचर बस लेक्चर देती रहती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बेसिकली टीचर क्या करती है, बस आती है, बताया था ना, आऊँ जाऊँ और पढ़ाऊँ वाला सिस्टम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो टेक्स्ट है वो एक इकट्ठा बच्चे को दे दिया जाता है और बच्चा उनको सुनकर बस याद कर लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता लेक्चर मेथड में। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इन टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल इज नॉट अट्रैक्टिव? अगर आप प्राइमरी लेवल यानी कि 1st to 5th में आप बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सा बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव नहीं होगा? पहला ऑप्शन है कि आप बच्चों को रोट लर्निंग यानी कि रटवाइए। अब बताइए कि जहां पर बच्चों को रटवाया जाएगा वो कैसे आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा? तो ये तो नहीं होगा। अगला है अटेंशन नहीं दीजिए किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए। आप स्किल को डेवलप करने के लिए अटेंशन ही नहीं देंगे तो ये भी आकर्षक नहीं होगी। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहां पर इंटरेस्टिंग नहीं होता मैथ्स में। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका, पार्ट ए में जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं आप। अ लॉट ऑफ पीपल डैश टर्न्ड अप टू हेल्प हर। बहुत सारे लोग आगे उसकी हेल्प के लिए, बहुत इजी हैव आएगा। अ लॉट ऑफ पीपल हैव टर्न्ड अप टू हेल्प हर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कंडीशन एंड रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट इन विच इज नेवर इंक्लूडेड इन द स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। आपको बताना है कि आपके मैथ्स के करिकुलम में एक चीज़ होती है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें आपके पास है, आप हर एक चीज़ को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और ज़्यादातर ये चीज़ें आपके मैथ्स में ये लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपको बताना है वो चीज़ क्या है। तो बच्चों ये चीज़ आपकी कहलाती है ऑप्टिमाइजेशन। आपने सुना होगा ऑप्टिमाइजेशन, फ़ोन में भी होता है। ऑप्टिमाइज करना मतलब बिल्कुल जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जितना ज़्यादा बेनिफिट किसी भी चीज़ में से आप निचोड़ सकते हो, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज करना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन। और ज़्यादातर स्कूल्स में इसी चीज़ को इग्नोर किया जाता है, मैथ्स में इसको ढंग से यूज़ नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement defines the inter-intelligence as contemplative? आप ध्यान से समझिए, इंटर-इंटेलिजेंस, कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है जहाँ पर आपका थॉट इन्वॉल्व होता है, और इंटर इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसी इंटेलिजेंस जहाँ पर आप टेंजिबल चीज़ें यानी कि जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके जब आप कुछ सोचे तो उसे बोलते हैं हम इंटर इंटेलिजेंस एज कंटेम्पलेटिव। क्लियर है? अब आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। पहला ऑप्शन है जहां पर आप सीखते हैं टेंजिबल मटेरियल, टेंजिबल यानी कि जिन्हें आप छू सके, जिन्हें आप देख सके। ठीक है, उन चीज़ों के थ्रू आप चीज़ें सीखते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने यही मतलब अभी सीखा है। नेक्स्ट है आप चीज़ें सीखे बिना टेंजिबल के। अब बिना टेंजिबल के इसके अंदर नहीं आता है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसका मतलब ही यही है कि कंक्रीट चीज़ों को देखकर कुछ सोचना, उसके बारे में कुछ सीखना। तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ आपका सही होगा और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है
ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि कौन ऐसा है जो सिर्फ एक भगवान में बिलीव करे। तो बच्चों ये होता है आपका मोनोथीस्ट यानी कि एकेश्वरवादी। बेसिक क्वेश्चन था आपका इंग्लिश का, एक्सप्लेन करने का कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है आपको ईडियम और फ्रेज यानी कि जो मुहावरा है इसका मतलब बताना है। टू बी ऑल ईयर्स, सब कुछ सुनना, कान खड़े करके सुन लो, एकदम ध्यान से सुनो अपना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, टू लिसन ईगरली और क्यूरियसली। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड कैन द टीचर यूज इन क्लासरूम सिचुएशन? इनमें से कौन सा मेथड टीचर अपनी क्लास में यूज करेगी? पहला है अरेंजमेंट ऑफ गुड, यानी कि जितनी भी चीज़ उसके पास है वो सारी व्यवस्थित करेगी, अरेंज करेगी। बात बिल्कुल सही है, जितना टीएलएम टीचर ने लाई है उसको अरेंज करेगी। अपनी जो बुक्स है मतलब जितना भी चीज़ें उसकी सारी चीज़ें वो अरेंज करेगी, बिना अरेंजमेंट के लर्निंग होती ही नहीं है। ये बात करेक्ट है। अगला है टीचर मीनिंगफुल सिचुएशन में काम करेगी, यानी कि वो ऐसी स्थितियों में काम करेगी जहाँ से कुछ मतलब निकले, जहाँ से बच्चा कुछ सीखे। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस वेज, टीचर कोशिश करेगी कि जो भी चीज़ उसको सिखानी है वो बच्चों को अलग अलग विभिन्न तरीकों से सिखा सके। ये चीज़ भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है जो प्रोफिशिएंट का उल्टा है यानी कि एंटोनियम है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ में माहिर होता है, और उल्टा हो जाएगा इनकम्पिटेंट यानी कि जो किसी काम को करने में सक्षम नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आपको बताना है कि जो कोलबर्ग की आपको 6 स्टेजेस मैंने पढ़ाई थी उनमें से पहली स्टेज कौन सी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर सकोगे, पढ़ा चुकी हूँ। सीधा सीधा आंसर बताऊंगी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, क्योंकि क्लास में बहुत डिटेल में ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 150, अ प्रॉब्लम विच हैज़ बीन शोकेस्ड presented refers to a checkpoint where the unknown is to be reached after a simple battle। आपको बताने की स्टेटमेंट किसने दी? सिंपली मैं आपको हर बार बोलती हूँ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ये आपको मैं एंड टाइम पे लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर सीधा बस आप आंसर जान लीजिए कि इसको एनजे फाइन ने बोला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 151, which of the following obvious by nature of maths is related to the precision and the message leaves no room from ambiguity। आपको बताना है कि मैथ्स में वो कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपको बताता है कि आपको मैथ्स में जो भी चीज़ आती है वो बिल्कुल परफेक्टली आती है और जिसमें कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, जहाँ पर आपको चीज़ अच्छे से आती हो और जहाँ पर गलती होने की कोई भी गुंजाइश ना हो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा एक्यूरेसी होती है। क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जब भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपको कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही आते हैं, जहाँ पर आपने बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं की हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ईजिली आप रिलेट कर सकते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्यूरेसी, कि कितना ज़्यादा आपको अच्छे से चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको बताना है वन हु अटेंड्स टू द टीथ। अपने दांत दिखाने किसके पास जाते हो? दांत दिखाने जाते हैं डेंटिस्ट के पास। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला है सिनोनिम बताना है आपको एक्टिव का। एक्टिव मतलब जो किसी काम में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, और एनर्जेटिक भी वही होता है, यानी कि जो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, हर चीज़ को काम करने के लिए हमेशा तैयार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो इजीली आप आंसर कर सकेंगे। द लॉजिक विच यूजेज नॉन रिजल्ट डेफिनेशन एंड रूल्स ऑफ इन्फरेंस टू प्रूव समथिंग। आपको बताना है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पहले से ही बने हुए रिजल्ट, डेफिनेशन या फिर रूल का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, डिडक्टिव होता है आपका, इंडक्टिव होता है आपका जहाँ पर आप जाते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है, और डिडक्टिव होता है जहाँ पर आप जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी कि जो रूल पहले ही बने हुए हैं और उन रूल का इस्तेमाल करके आप बाकी चीज़ों में देखते हैं वो कितना सही है,
और इंडक्टिव में आप अलग अलग एग्जाम्पल से एक रूल बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बात हुई है जहां पर आप पहले से ही बने हुए रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहां पर पहले से ही बने हुए रूल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका डिडक्टिव लॉजिक। तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉयला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन मैथमेटिक्स आर फ्रेम्ड इन एजुकेशन। आपको बताना है कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव जॉर्ज पॉयला के हिसाब से मैथमेटिक्स में होते हैं। तो बेसिकली बच्चों आपके मैथ्स में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। जॉर्ज पॉयला ने बताया कि हमारा मैथ पढ़ाने का क्या मकसद है, उसके 2 मकसद है। पहला होता है ब्रॉडर एम, यानी कि बड़े रूप में हमारा क्या एम है, और दूसरा होता है नैरोअर एम। अब ब्रॉडर एम और नैरोअर एम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं वो हम क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप बस जान लीजिए 2 प्रकार के एम होते हैं हमारे मैथ्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में आपको बताना है ब्रूटल का एंटोनियम क्या है, क्या होगा उल्टा। ब्रूटल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मतलब खूंखार हो एक तरीके से, तो इसका उल्टा होगा ह्यूमेन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखता हो दूसरे के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी। जॉन बी वॉटसन ने कौन सी फीलिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करा था? लव के लिए किया था या फियर के लिए किया था? आपको मैंने पढ़ा है कि जॉन बी वॉटसन ने लिटिल अल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर वो बच्चे को रैबिट से डरा रहे थे, तो फियर वाला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो बहुत इजी है, आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। ठीक है, क्लास में बहुत डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सेट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑल सब्जेक्ट and also involved in mathematics curriculum at the elementary school level। इनमें से कौन सी चीज़ें मैथ्स करते हुए बच्चे को आनी चाहिए? इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत इजी। मतलब मैथ्स करते हुए क्या चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए? पहला, नंबर्स आने चाहिए, नंबरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बहुत इजी, ये तो होना ही चाहिए। अगला है स्पेशल थिंकिंग। स्पेशल थिंकिंग यानी कि स्पेस के बारे में, अरे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है? ये सारे स्पेस हैं। स्पेस के बारे में सोचना किस में आता है? स्पेशल थिंकिंग के बारे में आता है। इजीली हो गया कि दोनों के बारे में मैथ्स में बच्चे को नॉलेज होनी ही चाहिए। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, पार्ट ए से रिलेट करता है, जहां पर आपको एरर बताना है कि किस में एरर है। इट हेल्प्ड हर टू गेट रिड ऑफ, गॉट नहीं होगा, यहाँ पर होगा टू गेट रिड ऑफ हर सुपरस्टिशियस बिलीफ। तो यहाँ पर गलती है आपके टू गेट रिड में, तो ये यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग चिल्ड्रन अप्रोच सिंपल और डिफिकल्ट टास्क बोथ विद सिमिलर अनब्रिडल्ड एंथुसियाज्म, दे एक्ट एज इफ दे कैन रिमेंबर एनीथिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप चाहे मुश्किल चीज़ दे दो चाहे आसान चीज़ दे दो, उनको लगेगा हम हर चीज़ को एक ही तरीके से याद कर सकते हैं और हम सब कुछ याद कर लेंगे। तो ये किससे रिलेट करता है? मेटा क्रिएटिव अवेयरनेस से, फिर मेटा कॉग्निटिव से। अब देखो, मेटा क्रिएटिव अवेयरनेस जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है और ऐसा कुछ नहीं होता है। बचा क्या आपका मेटा कॉग्निटिव? आंसर तो यही होगा, लेकिन समझेंगे क्यों? मेटा कॉग्निटिव का मतलब होता है आप अपने आप को एनालाइज करिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपने जो चीज़ें करी वो कैसे करी, क्यों करी, क्या उनका रिजल्ट निकला। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो हर चीज़ को याद कर सकती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मेटा कॉग्निटिव में कमज़ोर हूँ। मैंने अपने बारे में ढंग से सोचा ही नहीं कि ये चीज़ मेरे लिए याद करनी मुश्किल है और ये चीज़ याद करनी मेरे लिए आसान है। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी मेटा कॉग्निटिव के अंदर। तो ओनली सेकेंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी प्लेड बाय अ टीचर, इनमें से कौन सा रोल टीचर प्ले करेगी? अब बिहेवियर रोल में होता है कि एक टीचर किस तरीके का व्यवहार करती है, बच्चा वो सारी चीज़ें सीखता है। तो टीचर को बिहेवियर रोल प्ले करना है, उसको इस तरीके से व्यवहार करना है कि बच्चा उन्हें देख के अच्छी चीज़ें सीखे। तो ये बात करेक्ट है। अगला है प्रोसीजरल रोल। प्रोसीजरल रोल का मतलब होता है एक टीचर जो है वो एक लीडर, यानी कि जो गाइड करे उस रूप में काम करता है, ताकि बच्चों को लीड करे। वो अपने बच्चों का जो भी गोल है, वो क्या चीज़ चाहती है कि बच्चा
किन गोल को अचीव कर ले, उस चीज़ को पूरा करने में वो बच्चों को लीड करे, इसे कहते हैं हम प्रोसीजरल रोल। तो टीचर को दोनों ही रोल प्ले करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है? चलिए 162 What various tasks the listener completed while listening? लिसनिंग के टाइम पे बच्चा क्या कर सकता है? पहला लिसन एंड एक्ट। मैंने आपको बोला जैसे कि मैं डायलॉग बोल रही हूँ और आप उसके हिसाब से काम करिए, ठीक है। मैंने बोला और आप चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं। फिर मैं बोल रही हूँ चलो इसमें अब जीरा डालो, सब इसमें अब आप तुम प्याज डालो, तो क्या हुआ? आप सुन रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं, तो सुनते आप ये काम कर सकते हैं। ईजी है, रिलेट करिए डेली लाइफ से, ठीक है, क्वेश्चन को। अगला है लिसन एंड ड्रॉ। अब मैं आपको बोल रही हूँ, अच्छा जैसे कि सपोज मान लो जो आपने सीआईडी देखा हो, तो क्या करते हैं, स्केच आर्टिस्ट को बुलाते थे। एक इंसान जो मुंह से बोल के बताता, उसकी जो आईब्रोज थी वो बहुत हैवी थी, नाक लंबी थी, आंख बड़ी बड़ी थी। तो क्या हुआ, एक इंसान सुन रहा है और सुनते हुए ड्रॉ कर सकता है। तो दोनों ही काम लिसनिंग के टाइम पर हो सकते हैं। क्लियर है? तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर सही आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following are attributes of the objective method as teaching learning method of EVS? इजीली क्वेश्चन को बताऊं तो आपको बताना है EVS के हिसाब से क्या बात सही है। बस पहला ऑप्शन, जो EVS में आप चीज़ें सीखते हैं वो रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करती हो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि EVS में आपके एनवायरनमेंट के बारे में होता है, तो रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगला है, ये बच्चों को डेमोक्रेसी और साइंस में नेचर के बारे में बताती है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में पढ़ाओगे जाके, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं नेचर आएगा, तो ये बात करेक्ट हो गई। बस कॉन्सेप्ट को लिंक करो। नेक्स्ट है, इस अप्रोच के थ्रू आप बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाते हैं। भैया इजी EVS है ये एनवायरनमेंट के बारे में, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 164, Which of the following approach is based on letter and sound? इनमें से कौन सा लेटर एंड साउंड से रिलेट करता है? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कंफ्यूज मत होना। साउंड किस में पढ़ाया था? साउंड पढ़ाया था मैंने फोनिक्स में। 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था हार्डली आपके लिए, अगर आपने क्लास देखी है तो। साउंड आता है फोनिक्स के अंदर, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 165, What does it mean to read time from reading a watch face? अगर आप घड़ी को देख के टाइम पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? पहला कि आपने जो चीज़ लिखी हुई है आप उनको पढ़ना सीख गए हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्या, आप टाइम को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मैथ्स का रोल आएगा, क्योंकि टाइम आपको पढ़ना, टाइम देखना आपको मैथ्स में सिखाया जाता है। तो देखिए कहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड ऑप्शन दिख रहा है। ए में नहीं है, बी में मुझे मैथ्स दिख रहा है, सी में मुझे मैथ्स नहीं दिख रहा, डी में मुझे मैथ्स नहीं दिख रहा। तो बहुत इजी था, ज़्यादा उसमें कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खिचपिच में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम देखना मैथ में सिखाते हैं। कौन से ऑप्शन में मैथ्स गिवन है? ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, NCF के हिसाब से यहाँ पर भी आपको बताना है EVS के हिसाब से क्या बात सही है कि EVS में कैसा पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 1 में आपको बोला है कि जब भी आप EVS में ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जहाँ पर बच्चा रियल लाइफ से रिलेट करे, यानी कि अपनी वास्तविक ज़िंदगी से रिलेट करते हुए एक्टिविटी कराएंगे, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि EVS में यही बात बोली जाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ जो कि बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करें। ये बात सही है। अगला है कि EVS के थ्रू आपको बच्चों के अंदर अवेयरनेस लानी है, कि उनके अंदर जागरूकता पैदा करनी है कि एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि EVS में क्या पढ़ाया जाता है? एयर पॉल्यूशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर पॉल्यूशन या फिर डिफॉरेस्टेशन, एनवायरनमेंट के प्रति यहाँ पर बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS इज टू लेट द स्टूडेंट लिव इन द रियल लाइफ वर्ल्ड ऑफ नेचुरल एंड सोशल विच दे लाइक टू हाईलाइट। EVS का मतलब होता है कि वो बच्चों को रियल लाइफ वर्ल्ड से एक तरीके से पहलू दिखाएं कि देखो ये दूसरा पहलू ये भी है, ये भी हमारे नेचर के अंदर आता है। तो ये तीनों चीज़ें ही यहाँ पर EVS के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर हो जाएंगे आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which areas of listening are stressed while making an observation sheet? जब आप एक ऑब्जर्वेशन शीट यानी कि कोई चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन आपने करी है तो आप लिसनिंग की क्या चीज़ों के बारे में देखोगे। ठीक है, पहला कि बच्चे ने क्या अपना हैंड ढंग से रखा था या नहीं रखा था रीडिंग करते हुए, ये नहीं होगा। अगला है बच्चे ने क्लासरूम की लैंग्वेज यूज़ करी या नहीं की, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि क्या बच्चे ने ढंग से प्रोनाउंस किया। बाप देखो, आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन शीट कर रहे हो, वो भी कैसे, सिर्फ सुन के उसके बेसिस पर बना रहे हो। तो क्या आप इन चीज़ों को देखोगे ना कि बच्चा ढंग से प्रोनाउंस कर रहा है नहीं कर रहा है। बच्चे ने आपकी बात सुनी और आपकी बात सुनने के बाद बच्चे ने उस वर्ड को कितने अच्छे तरीके से कैच किया, कितने अच्छे तरीके से बच्चे ने उस चीज़ को दोबारा से प्रोनाउंस किया, तो ये चीज़ आपकी इसके अंदर आएगी। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से आपकी बात सुनकर फिर उसको ढंग से प्रोनाउंस करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा टूल्स ऑफ ट्रेड है। बेसिकली आपको बताना है इनमें से किस में आप ट्रेड यानी कि व्यापार कर सकते हैं। देखिए पेपर डॉल में भी व्यापार हो सकता है, पपेट और पिक्चर कार्ड, इन तीनों में व्यापार हो सकता है। तीनों चीज़ को आप खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन इसके ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। Which of the following skills is focused on sorting? आपको बताना है sorting में कौन से कौशल यानी स्किल का विकास होता है। अब देखिए sorting का मतलब होता है कि आपके जो भी वर्ड्स हैं आप उनको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, ये चीज़ आती है आपकी सॉर्टिंग के अंदर। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको वर्ड से रिलेट करता है। लिसनिंग वर्ड से रिलेट नहीं करेगा, सिंगिंग नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगा। बचा क्या, वोकैबुलरी को डेवलप करना यानी वर्ड्स बढ़ाओ और कौन कौन वर्ड का आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं उन्हें छाटो, किस वर्ड का उपयोग कहाँ होगा। यहाँ पर वोकैबुलरी ये सही नहीं है, बताओ कौन सी वोकैबुलरी यहाँ लगेगी। तो क्या हुआ, सॉर्टिंग का इस्तेमाल होता है वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए यानी कि शब्दावली को विकास करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, जो लैंग्वेज है वो कल्चर के अंदर आता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। किसी कल्चर की लैंग्वेज कुछ होती है, किसी कल्चर की लैंग्वेज कुछ होती है, तो ये बात सही है इसके हिसाब से। बेसिक मतलब ध्यान से बेसिक क्वेश्चन है, अपनी मेंटल रीजनिंग को यूज़ करा करो इस तरह क्वेश्चन में। अगला है ग्लोबल जो इश्यूज होते हैं यानी कि जो पूरे विश्व के जो इशू हैं वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आते हैं। अब पूरे विषय के इशू साइकोलॉजिकल में कैसे आ जाएंगे। अब इसमें वॉर भी हो गया, गरीबी भी हो गई, झगड़ा भी हो गया, बाढ़ भी हो गई, सब कुछ साइकोलॉजी में तो नहीं आएगा ना, इन चीज़ों से तो परे है ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए इसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। कुछ ज़्यादा नहीं था, बेसिक आपको अपनी बस मेंटल रीजनिंग आपको उसका इस्तेमाल करना था इस क्वेश्चन में। चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल। विजुअल यानी कि ये टीएलएम की बात हुई है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। विजुअल एक ऐसा टीएलएम है जिसको आप देखकर सीखते हैं। पपेट को भी देखकर सीखा जाता है। फ्लैश कार्ड यानी कि कार्ड पे कुछ चीज़ें बनी होती हैं, उनको भी देखकर ही सीखा जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपके दोनों ही सही आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग स्किल। आप इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग को मतलब इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। पहला, अगर आप बुक से और एग्जाम्पल से फेमिलियर हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। जो चीज़ आप बुक पढ़ रहे हैं अगर उसके बारे में फेमिलियर हैं, उसके एग्जाम्पल से, तो आप उसको और अच्छे से और लहर में पढ़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उतने अच्छे से उसको नहीं पढ़ सकते जितना अगर आपको उसके बारे में ऑलरेडी पता है, जब आप उसको पढ़ सकते हैं तो ये चीज़ होगी। अगला है, so as to know and understand the content well, to understand the meaning of a new word and reading the stories well। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कंटेंट, उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, उसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, अगर ये चीज़ आपको सारी ढंग से पता है तो आप स्टोरीज को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप पढ़ रहे हो स्टोरी so as to know and और आपसे अंडरस्टैंड बोलने में नहीं आया, फिर आपको उसका मतलब ही नहीं पता, या फिर आपको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो स्टोरी ढंग से आप नहीं पढ़ सकते। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर
स्टोरी टेलिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगी। तो आंसर यहाँ पर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसिंग लर्निंग इन ईवीएस। अब आप ईवीएस हटा दो, आप बताओ किन किन चीज़ों के थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे टेस्ट मैंने पढ़ा है, असेसमेंट होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि जो आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, इससे भी आप असेसमेंट करते हो। डिस्कशन के थ्रू भी होता है, क्विज के थ्रू भी होता है। सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि चारों के थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 174, आपको बताना है कि एनबीटी की फुल फॉर्म क्या है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। और एनबीटी की फुल फॉर्म होती है बच्चों नेशनल बुक ट्रस्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरिक्सन जनरल स्टेज एंड एज रिलेटेड टू इट नॉट करेक्ट। आपको मैंने एरिक्सन की स्टेजेस के बारे में पढ़ाया है। आपको बताना है कि एरिक्सन ने जो स्टेज दी है और उसकी जो एज इन्होंने बताई है कौन सी यहाँ पर मैच नहीं खाती है। ठीक है, मैंने आपको हर स्टेज के लिए एज ग्रुप बताया था, आपको बताना है जो सही नहीं है। चलिए, पहला है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि ओल्ड एज, यानी कि जहाँ पर एक इंसान को लगता है कि क्या मैंने अपने जीवन में सब कुछ चीज़ें सफल करी या नहीं करी। ये तो ओल्ड एज में ही हमने पढ़ा था, ये सही है। हमें बताना है जो सही नहीं है। अगला इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये भी सही है 6 से 11, क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ने लिखने लग जाता है। अगला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि जहाँ पर बच्चे को भरोसा होता है माँ के ऊपर या किसी और के ऊपर, ये बर्थ टू 1 ईयर होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट अडल्टहुड में होता है, लेकिन ये अडल्टहुड में तो नहीं होता है। ये तो हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है उसके बाद वाली स्टेज है। तो 1 साल के बाद सीधा अडल्टहुड थोड़ी ना आएगा, इसके बाद तो अगली एज आएगी। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the examples of activities that helps to make EVS class interesting? आप इनमें से किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे EVS की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? पहला, बच्चों को पजल दे देंगे, पजल दोगे इंटरेस्ट होएगा ही होगा। अगला है बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दोगे कि प्रोजेक्ट, अब देखो जहाँ भी आप बच्चों को प्रोजेक्ट दोगे तो वहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आप बच्चे को बोल दो कि कॉपी कर लो, जो मैंने बताया बस कॉपी कर लो। अब यहाँ पर क्या हुआ, बस ये चीटिंग करके लिखने में भैया क्या इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। अगला है बच्चे को पेंटिंग कराओ, पेंटिंग कराने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक मेंटल रीजनिंग का यूज़ करना था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो आपके यहाँ पर आंसर होंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो देखिए ये यहाँ पर आपका गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग प्रोग्राम। सपोज कीजिए आपने अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस किया, आज हम करेंगे लेटर राइटिंग कंपटीशन। तो लेटर राइटिंग कंपटीशन क्या है, आपका एक राइटिंग प्रोग्राम है। तो आपको बताना है इसके हिसाब से क्या चीज़ सही है। पहला, इसके थ्रू आप बच्चों को उनके राइटिंग स्किल्स यानी कि उनको कितना बेहतर तरीके से लिखना आता है इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, और जितना बच्चा लिखता है उसके बेसिस पे बच्चे को प्राउड हो सकता है कि देखो मैंने कितना अच्छा लिखा। अब देखिए आपने अपनी क्लास में लेटर राइटिंग का कंपटीशन कराया, तो क्या हुआ, बच्चे की राइटिंग स्किल्स की डेवलपमेंट हुई, प्रैक्टिस हुई। साथ में आप बच्चों को जब अवार्ड देते हैं या बोलते हैं ये फर्स्ट आया, सेकेंड आया, तो बच्चों को जो है प्राउड होता है। तो देखिए राइटिंग प्रोग्राम के हिसाब से आपकी ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टास्क कम्स अंडर विच स्टेज ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। मैंने लास्ट जो सेशन था आपका पेपर एनालाइज वाला, उसमें इस तरीके क्वेश्चन बताया था। मैंने आपको बताया था स्टेज 1 जो होती है, स्टेज 1 में आप बस सारी चीज़ें बताते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या सीखेंगे, ताकि बच्चा फोकस करना सीख जाए। और आपको यही चीज़ पूछी है कि जहाँ पर आप किसी भी टास्क का पर्पस बताएं तो वो किस में आएगी, ये आएगी स्टेज 1 में। लास्ट आपकी क्लास में मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईवीएस। ईवीएस से क्या रिलेट करेगा,
ईवीएस एक जॉइंट एरिया है, करेक्ट है। ईवीएस के अंदर साइंस भी आ जाती है, आपकी ज्योग्राफी भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है ईवीएस के अंदर, तो ये करेक्ट है। अगला है ईवीएस इज रेलेवेंट। ईवीएस रेलेवेंट है, कैसे? ईवीएस हमारी रियल लाइफ है उससे रिलेट करता है, यानी कि मेल जोल है, मिलता है ये हमारी लाइफ से, तो ये बात भी करेक्ट है। अगला है ईवीएस के अंदर थ्योरिकल चीज़ें आती हैं। ईवीएस के अंदर ज़्यादातर थ्योरिकल चीज़ें नहीं आती, ईवीएस के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें सिखाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है ईवीएस लर्नर इज फोकस्ड, या सॉरी ईवीएस इज लर्नर फोकस्ड होगा यहाँ पे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ईवीएस को पढ़ाया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जरा देखते हैं ये कहीं गिवन है क्या? हाँ, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 180, ग्रुप्स ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट आर मोर टास्क स्पेसिफिक। वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर ज़्यादा टास्क, यानी जो आप काम कर रहे हैं बस उसको फोकस करके बनाई जाती है। मेटाकॉग्निटिव में तो आप अपने बारे में सोचते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ड्राफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं होता। पॉजिटिव एटीट्यूड जहाँ आपका सकारात्मक एटीट्यूड हो, और एटीट्यूड में पॉजिटिव आपके टास्क की बात कहाँ हुई? ये तो बात हुई नहीं, ये गलत हो गया। तो बचा क्या? एलिमिनेशन के थ्रू कॉग्निटिव। और कॉग्निटिव में भी क्या होता है? आपको ऐसे काम दिए जाते हैं जहाँ पर आप मानसिक चीज़ का इस्तेमाल करो, मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करो। ये बेसिकली आपके टास्क स्पेसिफिक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following condition must be satisfied by imagination to be scientific in a nature? इनमें से कौन सा? बहुत इजी, साइंस से रिलेट करेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन छोड़ दो। साइंटिफिक इन नेचर यानी कि जो साइंस से रिलेट करे। पहला क्वेश्चन कि इसमें कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, ये बात सही है। साइंस हर चीज़ का प्रमाण मानता है, साइंस में हर चीज़ का एविडेंस चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो साइंस उस चीज़ को सच नहीं मानता है, तो ये करेक्ट हो गया। अगला है, आपने जो भी चीज़ सोची है वो टेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, आप उस चीज़ को टेस्ट कर सके कि ये बात सही है या फिर गलत है। और अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो वो चीज़ साइंटिफिक होती है। तो आपके ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following statement regarding lesson plan developed by a teacher is correct? लेसन प्लान के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको बताना है लेसन प्लान के हिसाब से क्या बात सही है। पहला, लेसन प्लान में बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखा जाता है, ये बात सही है। उसी हिसाब से लेसन प्लान किया जाता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। अगला है, टीचर की क्या फिलॉसफी है, टीचर किस तरीके से एजुकेशन को समझती है, किस तरीके से चीज़ें प्लान करती है, ये सारी चीज़ें लेसन प्लान से रिलेट करती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक टीचर जानती है, मानती है कि लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना चाहिए तो उसका लेसन प्लान वैसे ही बना होगा। अगर कोई टीचर मानती है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना चाहिए तो उसका वैसा ही लेसन प्लान होगा। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला है 183, आपका मैथ से रिलेट करता है, आप पार्टी की तैयारी करते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास टोटल 50 लीटर मिल्क है जिसकी रेशियो है 4:1, यानी कि जो मिल्क है वो आपका 4 है और जो वाटर है वो आपका 1 है। इसमें आपको पूछा है कि आप इसमें बताओ और कितना मिल्क, आप इसमें और कितना दूध मिलाओगे कि जो इसका रेशियो है वो बन जाए 9:1। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको बोला कि पहले रेशियो था दूध और पानी का 4:1 यानी कि अनुपात, और अब बोला कि जो अनुपात यानी कि जो रेशियो है वो 9:1 हो जाए, तो आप इसमें कितना दूध मिलाओगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने मिलाया तो दूध है, यानी पानी को आपने नहीं छेड़ा, पहले जितना पानी था अब भी उतना ही पानी है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम वाटर को सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पानी पहले से ही सेम है, पहले भी पानी 1 था अभी भी पानी 1 है, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए पहले दूध कितना था, 4 था, अब दूध कितना है, 9 है, यानी कि कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि 5 बड़ा है। अब आप देखिए पहले दूध टोटल कितना था, 50 लीटर था, यहाँ पे देखिए कितना है, 4:1 यानी कि कितना,
5 था और ये 5 किसको रिलेट कर रहा है, 50 को रिलेट कर रहा है, तो 1 किसको रिलेट करेगा, 10 को रिलेट करेगा। और यहाँ पर हमने कितना बढ़ाया, हमने बढ़ाया 5, तो 5 × 10 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 50, तो आंसर आ जाएगा आपका 50 लीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपने पार्ट ए में मैथ्स की तैयारी करी है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 184, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, पहला है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों राइट एंगल हो वो रेक्टेंगल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और उसके राइट एंगल हो वो स्क्वायर होता है, ये बात भी सही है। अगला है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें राइट एंगल होता है वो आपका रेक्टेंगल नहीं होता है। वह बताइए जिसका राइट एंगल होगा वो तो रेक्टेंगल होता है, तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत है और हमें यही चीज़ पूछी है जो बात गलत है। ठीक है, एक बार अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर है वो रोम्बस होता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए पहला है इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, 85 में पूछा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जिन बच्चों को SEN है यानी कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स है, जिनको अलग से पढ़ाने की कुछ नीड्स हैं, उनको आप बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम स्कूल यानी कि जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनमें ही पढ़ाइए। पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया है, क्योंकि इंक्लूजन यही होता है कि जिन बच्चों की अलग ज़रूरतें हैं उनको भी आप सेम बच्चों के साथ सेम स्कूल में पढ़ाइए, उन्हें अलग पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट कैन बी टेकन टू वर्क फॉर पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। आप इनमें से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, बच्चों के किन किन कामों का इस्तेमाल पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पढ़ाया हुआ आपको, जिसमें बच्चे जो भी चीज़ें करते हैं आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। पूरे साल में जो भी उन्होंने अच्छी चीज़ें करी उनको रिकॉर्ड कर लिया। पहला, बच्चे ने कोई स्टोरी बुक की लिस्ट बनाई उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये बात सही है। बच्चे ने कोई लीव्स या फिर ऑब्जेक्ट कलेक्ट करी है उसका रिकॉर्ड कर लिया, ये भी सही है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, बच्चे ने क्या क्या चीज़ें करी हैं। अगला, बच्चे ने अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, सही है, क्योंकि सारी बच्चों की बनाई हुई चीज़ें और बच्चे की बनाई हुई सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो सकती हैं, तो आपके तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट स्पेशल एजुकेशनल नीड। आपको बताना है जो स्पेशल एजुकेशनल नीड है उनके हिसाब से क्या बात सही है। स्पेशल एजुकेशनल नीड यानी कि जिनकी जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल यानी जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है बच्चों के लिए आप डिसेबल वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, आप यूज़ करोगे उनके लिए स्पेशल चाइल्ड। और स्पेशल चाइल्ड को कैसी एजुकेशन चाहिए, स्पेशल नीड वाली एजुकेशन चाहिए। तो आप देखिए ये किससे रिलेट करेगा, डिसेबिलिटी से करेगा। ये नॉर्मल बच्चों की जो नीड्स होती है उससे रिलेट नहीं करता, स्पेशल एजुकेशन नीड डिसेबल बच्चों के साथ रिलेट करता है, तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Which of the following is an effective activity when teaching political science through the quality of conservation in the classroom? जब आप बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार की एक्टिविटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, कि आपने बच्चों को ना एक रोल प्ले कराया, एक नाटक कराया जहाँ पर एक पंचायत का पूरा सेशन चल रहा है कि पंचायत के लोग बैठे हैं, एक बच्चे को आपने बना दिया सरपंच और बाकी बना दी सभा। अब देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर आपकी ग्राम पंचायत होती है और आपने ग्राम पंचायत के बारे में बच्चों को एक एक्टिविटी के थ्रू यानी कि ड्रामा रोल प्ले के थ्रू पढ़ा दिया, तो इजीली हम यही आंसर ढूंढ रहे हैं कि आप कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी यही बात हुई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 189, डैश इज अ टाइप ऑफ टीचिंग विच एनकरेजेस स्टूडेंट टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल in the learning process by solving problem designed to press a Salmon concept or by answering a series of question। आपको बोला है कि आप एक ऐसा बताओ शिक्षण जिसमें बच्चे का रोल जो है ज़्यादा होता है और कैसे
क्योंकि वहाँ पर बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अब देखिए जहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पर हमेशा इंक्वायरी होती है, क्योंकि अगर मुझे आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है तो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उन क्वेश्चंस के आंसर करोगे। तो देखो किस तरीके से मैंने बेसिकली बहुत इजी तरीके से इसको रिलेट कर लिया क्वेश्चन को, कि जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे, क्वेश्चन कोई और पूछेगा आंसर कोई और करेगा। इंक्वायरी में यही चीज़ें होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका इंक्वायरी अप्रोच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन अ बैलेंस पिक्चर ऑफ चाइल्ड प्रोग्रेस इन साइंस। आप साइंस में किस तरीके से बच्चे का असेसमेंट करेंगे, बस ये पूछा है। टीचर ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेसमेंट होती है या नहीं होती है? होती है, ये बात मैंने पढ़ाई है। कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू भी असेसमेंट हुई है। मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चों से आप कॉन्सेप्ट मैप बनवाएंगे और बच्चा जितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट मैप बनाएगा आपको पता चल जाएगा बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हैं, तो ये चीज़ भी आएगी। अगला है, टीचर ने जो परफॉर्मेंस टास्क बनाए हैं यानी जो अचीवमेंट टास्क बनाए हैं कुछ भी है उसके बेसिस पे आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पेन और 1 सेकेंड और 4 बुक, इनका प्राइस है आपका 95 रुपीज़। 1 सेकेंड, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और आपको बोला है कि 5 पेन और 2 बुक का आपका प्राइस है 65। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने मैथ्स में करते होंगे। आपको बेसिकली क्या करना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको बुक का प्राइस बताना है। मैं आपको बस बता देती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़े उल्टे फुल्टे हो गए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 192, which of the following statement is correct about unbiased testing method used by a teacher in science classroom। जहाँ पर टीचर अनबायस तरीके से यानी कि जहाँ पर टीचर किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करती है टेस्ट लेने में, तो उनमें से इन चारों में से कौन सा इसके हिसाब से सही है। पहला ऑप्शन है, दे आर कंसर्न्ड विद ऑब्जर्विंग एंड डिस्कवरिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फोर। जहाँ पर टीचर देखे कि बच्चा कितना ऑब्जर्व कर रहा है और डिस्कवर कर रहा है, इसके बेसिस पर जब बच्चे का टेस्ट हो तो वहाँ पर अनबायस होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर एकदम एक्यूरेट बिल्कुल सही तरीके से बच्चे को कर रही है असेस कि बच्चा ऑब्जर्व करके कितना डिस्कवर कर रहा है, ये बात सही है। अगला है, emphasis is placed on student to identify one or more variably independent to manipulate independently of other factor। जहाँ पर ये जोर दिया जाए कि जो बच्चा है वो एक से ज़्यादा तरीके ढूंढे किसी भी चीज़ के ऊपर फ़र्क डालने के, तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ए और बी यहाँ पर आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following learning objective can be included in the teaching plan designed to increase diversity and unity in India? अगर आप बच्चे को डाइवर्सिटी यूनिटी के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो इनमें से किस प्रकार की एक्टिविटी आप बच्चे को करा सकते हैं। ठीक है, पहला है कि आप बच्चे को बताओ कि किस तरीके से कल्चर और जो डाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। देखो, सिर्फ बताना नहीं है, सिर्फ प्रूव नहीं करना। आपको पूछा है कौन सी एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल साइंस। आप बच्चे को सोशल साइंस बताओ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, एक्टिविटी बताना है। नेक्स्ट है कि आप बच्चे को बोलो कि एक मैप बनाए और मैप के ऊपर देखे कि किस तरीके से, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या कल्चर होता है, फिर क्या आप आओ यूपी में क्या कल्चर होता है, फिर आप आओ महाराष्ट्र में क्या कल्चर होता है, तो मैप पे करके बताओ। तो देखो ये क्या हुआ, आपने एक्टिविटी के थ्रू बताया और प्रॉपर आपने बच्चे को हर एक चीज़ सामने से TLM का यूज़ करके बताई, तो इस तरीके से बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 194, हाउ मेनी आवर्स इज इक्वल टू 1 सोलर डे। कितने घंटे एक सोलर दिन के बराबर होते हैं। तो ये साइंस से भी रिलेट करता है। 24 घंटे एक सोलर डे यानी कि 1 डे में कितने घंटे होते हैं, ये होते हैं 24 घंटे आपके। ठीक है,
चलिए 195 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अप्रोच अडॉप्ट बाय सोशल साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग। सोशल साइंटिस्ट किस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको डिटेल में पढ़ाने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ, आपके कंपैरेटिव, फंक्शनलिस्ट, हिस्टोरिकल और स्टैटिस्टिक, ये आपके चारों ही तरीके का अप्रोच आपके इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी क्लास होगी तो इसका आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडल एज अ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस। अगर आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा एक मॉडल का प्रकार नहीं है। अब देखिए, पहला है सिंपल मॉडल। सिंपल मॉडल वो होते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई जाती है, बस आपको दिखा दिया कि ये चीज़ ऐसी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका मॉडल दिखाना है, या फिर आप बना के लाए कि एक पक्का हाउस कैसा होता है, आप उसका एक मॉडल बना के लाए, ये एक सिंपल मॉडल है। इसमें आपने किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं दिखाई है, ठीक है। तो ये एक तरीके का मॉडल होता है। नेक्स्ट है आपका वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल जहाँ पर आप किसी चीज़ को काम करते हुए दिखाते हैं। जैसे कि आपने सोलर सिस्टम का मॉडल बना के लाए और आपने दिखाया कि किस तरीके से धरती या फिर बाकी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो आपने कोई चीज़ वर्किंग दिखाई है, तो ये भी एक प्रकार का मॉडल होता है। और एक है आपका सेक्शनल मॉडल। सेक्शनल मॉडल मतलब जहाँ पर आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन का मॉडल बनाते हो। जैसे कि आपने अर्थ में से बस जो अर्थ का जो मेंटल क्रस्ट, ये कोर वाला पार्ट होता है, इसका मॉडल बना के ले गए। एक स्पेसिफिक सेक्शन का, भाग का अगर आप मॉडल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेक्शनल मॉडल। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अकेला, ये एक ऐसा है जो कोई मॉडल नहीं होता है। तो फिजिकल मॉडल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताओ कि वो कौन सा सिंबल है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। अब देखिए 4x + 3y = 12, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फिक्स वैल्यू है, और जो ये x है इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। ये 3 क्या है, ये फिक्स वैल्यू है, और जो ये y है इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। जो फिक्स वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिसे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। आपको क्या पूछा है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 198, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज यूज्ड विद पेंटिंग। आप पेंटिंग में कौन सी एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। आंसर बता देती हूँ, लिसन एंड लेवल, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिसन एंड लेवल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 199, डैश इज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग एन ऑब्जर्वेशन और थ्योरी डाउन इनटू सिंपलर कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। बहुत इजी है, आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनमें से कौन सा एक ऐसा आंसर है बताइए जिसमें आप चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझते हैं। और मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो आप चीज़ों को तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में करके समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा एनालाइज। बहुत इजी होगा क्योंकि बहुत बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अगला है द मैक्सिमम ऑफ 2 म्यूचुअली प्राइम नंबर इज कॉमन। 2 म्यूचुअली प्राइम नंबर है, उनके नंबर उसमें उनमें कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा। सिंपल सी बात है, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है उनके अंदर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1। देखिए अब हमारा जो सेशन है आज का पूरा होता है। हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली एनालाइज कर लिया है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। और अगर आपको आज का सेशन से अच्छा लगा, पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। और अगर आपके नोन में कोई है जो इससे रिलेट करता है, जो इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।